हाँ बच्चों, आज हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो इसका ये पहला एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ये कोई तार है, कोई वायर है जिस पर क्यू चार्ज है प्लस का। इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उतनी ही रेडियस लेकर एक हम गॉसियन सरफेस खींचेंगे, गॉसीय पृष्ठ। और वो गॉसीय पृष्ठ यहाँ है बेलन, बेलनाकार। इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया कोई भी बंद पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। तो ये हमारा हो गया गॉसीय पृष्ठ। बेलनाकार पृष्ठ में तीन सरफेस होते हैं, दो बेस, दो आधार और एक इसका कर्व्ड सरफेस, ये वाला इसका कर्व्ड सरफेस। इसे कहते हैं हिंदी में वक्र पृष्ठ। तो इस बेस का क्षेत्रफल एरिया परपेंडिकुलर ऊपर को रहेगा। इस बेस का एरिया दिखाएंगे तो इस पर परपेंडिकुलर नीचे रहेगा। इसके सरफेस पर स्मॉल एरिया हमने माना dA, ये स्मॉल एरिया है। इसका जो वेक्टर होगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो तीन एरिया इसमें शो किए गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज का बाहर की तरफ रहेगा। तो हम इस डेरिवेशन की शुरुआत करने के लिए इसको शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने एरिया से निकलेगा? इसमें तीन एरिया हैं, दो बेस और एक वक्र, जो वक्र पृष्ठ है, कर्व्ड सरफेस। तो लिखते हैं I E इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रल ई डी ए। यहाँ एंगल कितना है 90, यहाँ एंगल कितना है 90, ए और डी के बीच। यहाँ पैरेलल है, यहाँ एंगल है 0। इसको मैं लिखूंगा तो यहाँ आएगा DA1 और cos θ1। इसे लिखेंगे तो आएगा EDA2 cos θ2 प्लस इसे लिखेंगे तो आएगा EDA cos 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi E इक्वल टू इंटीग्रल EDA cos θ, where θ is the angle between वेक्टर E एंड वेक्टर DA। उस स्टेप को हमने तीन स्टेप में तोड़ दिया क्योंकि तीन जगह से फ्लक्स निकल रहा होगा। वैल्यू रखते हैं E DA1 cos 90 प्लस E DA2 cos 90 प्लस E DA cos 0 की वैल्यू 1। यहाँ का थीटा 0, cos 0 की वैल्यू 1। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये स्टेप हो जाएगा 0, ये भी 0 प्लस इंटीग्रल E इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए अंदर रहेगा DA E इंटू, ये 0 हो गया, समाप्त हो जाएगा। DA तो है इतना एरिया और इंटीग्रल DA इसका पूरा कर्व्ड सरफेस। इस तरह से यदि हम इसको मोड़ें
तो जो इसके चारों ओर का एरिया है ये कहलाता है कर्व्ड सरफेस, और इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ। और इसका फॉर्मूला होता है 2πr(h). तो यहाँ आएगा 2πr(h). h के स्थान पर इस वायर की लेंथ आएगी l। इस प्रकार हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से ये वैल्यू निकाली। चूंकि यह गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, इसलिए गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है इस चार्ज वायर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसकी हेल्प से निकालना है? गॉस थ्योरम की हेल्प से। अब तक हमने कहीं गॉस थ्योरम नहीं लगाई है, अब उसे लिखेंगे बाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहती है फाई ए की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट की LHS, इक्वेशन सेकंड की LHS सेम है, इसलिए इनकी RHS को हम इक्वल करा देंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E इंटू 2πRL इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू, ये अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नॉट और Q। ये अपॉन में चला गया, ऊपर क्या है Q। हम जानते हैं, वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। तो हम Q अपॉन L के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। तो 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन, लैम्डा अपॉन R। ये फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन R। यहाँ 1 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि किसी लीनियर चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह डिस्टेंस पर किस प्रकार डिपेंड करता है। तो हमने देखा इसका फॉर्मूला है E इक्वल टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और R दोनों में इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, अपॉन में आ रहा है, तो E इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू R। उस क्वेश्चन में हमारा ये आंसर रहेगा कि लीनियर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज का डेरिवेशन ये होगा। हाँ बच्चों, ये गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन है किसी आवेशित अचालक सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग सीट क्या होती है? जैसे ये बोर्ड है, इसको मैं यदि फ्रिक्शन दूं तो ये चार्ज हो जाएगा, इस पर आवेश आ जाएगा और ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसका फॉर्मूला हम गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। कभी कभी हम रात में कपड़े पर अगर जोर से फ्रिक्शन दे दें, घर्षण दे दें, उसे रगड़ दें तो कपड़े पर चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन कंडक्टिंग सीट की कंडीशन, इसी कंडीशन में आएगा।
उसका फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। ये कोई नॉन कंडक्टिंग शीट है, अचालक, प्लास्टिक, फाइबर या कोई कपड़ा। इस पर चार्ज है Q और इस शीट का एरिया है A। इसके शीट से एक और कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मैंने P लिया, ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर दूसरे साइड पॉइंट P' लिया। दोनों पॉइंट को कवर करते हुए एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। गॉसियन सरफेस हो गया सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दो सरफेस से पास होते हुए दिखाया है। पहले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दूसरे से उसकी डायरेक्शन इधर। इस एरिया का वेक्टर लेफ्ट साइड में, उस एरिया का एरिया वेक्टर राइट साइड में। दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0, क्योंकि पैरेलल है। यहाँ इनके बीच का एंगल भी क्या होगा? 0, ये भी पैरेलल है। आगे ही देखते हैं कि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म का गॉसीय सरफेस है, तो इसके दोनों तरफ के एरिया के मॉड इक्वल होंगे। dA1 का मॉड इक्वल टू dA2 का मॉड, और इसे हम थर्ड क्वांटिटी के किसी के इक्वल मान सकते हैं, तो हमने इसे इक्वल मान लिया dA के। वेक्टर पर मॉड लग जाए तो उसका वेक्टर हट जाता है, वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। इसे लिख लिया हमने, मान लिया। जब ये इक्वल है तो इनमें 1-2 क्यों लगा? 1-2 इसलिए लगा कि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, उसकी डायरेक्शन राइट में है। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इनमें 1 और 2 लगाया गया है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, वैल्यू बराबर होगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, इसीलिए इनको E1 और E2 से लिखा गया है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो E1 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा E2 के मैग्नीट्यूड के, और इसे हम थर्ड क्वांटिटी, कोई तीसरी राशि E के बराबर मान सकते हैं। शुरू करते हैं। गॉस थ्योरम के किसी भी एप्लीकेशन को करने के लिए उसकी शुरुआत इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ दो सरफेस हैं, तो ये स्टेप, ये फॉर्मूला दो पदों में टूटेगा, दो स्टेप में टूटेगा। इंटीग्रल E1 dA1 cos 0 E1 dA2 cos 0, इधर 0 उधर भी 0। E1 इंटीग्रल dA1 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस E2 इंटीग्रल dA2 cos 0 की वैल्यू 1। इस वैल्यू का यूज कर रहे हैं। E1 के प्लेस पर E इंटीग्रल dA प्लस E इंटीग्रल dA, ये जुड़ के हो जाएगा 2E dA, और 2E dA का इंटीग्रल हो जाएगा A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, dA का इंटीग्रल A। अब हम इसमें क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप जो लेंगे हम, गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी LHS और इस इक्वेशन की LHS सेम है, इसलिए इनकी RHS को इक्वल करा देंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी RHS है 2E/A इक्वल टू, इसकी है Q/ε0। तो E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू, ये 2 और A ये अपॉन में जाएंगे, तो अपॉन में जाएंगे हो जाएगा Q/2A/ε0। और हम जानते हैं कि चार्ज अपॉन एरिया वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इसके स्थान पर Q/A के स्थान पर क्या रख सकते हैं, सिग्मा। तो हो जाएगा E इक्वल टू σ/2ε0। तो किसी नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमने देख लिया, ये होगा कैपिटल E इक्वल टू σ/2ε0। तो किसी कपड़े पर फ्रिक्शन के द्वारा यदि चार्ज क्रिएट होता है, आवेश उत्पन्न होता है, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला ये होगा। इस फॉर्मूले में एक कंक्लूजन ये है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड सीट से डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितनी डिस्टेंस पर पॉइंट है। तो यदि इस सीट से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलाम हो, तो सीट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर या 8 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उसकी वैल्यू भी वही होगी जो उसके समीप है, 5 न्यूटन पर कूलाम। तो सीट के जो नियरेस्ट पॉइंट होते हैं, उसके पास के पॉइंट होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग इक्वल रहता है, क्योंकि वह आर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं।